वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी एसक्यूएल ट्यूटोरियल से रिलेटेड फिफ्थ वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे एलाइस कीवर्ड के बारे में। दोनों चीज एकदम बेस क्लियर करती है आपका। आपको जब भी डेटाबेस की डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करना होता है तब आप डिस्टिंक्ट का यूज करोगे। और काफी सारे एलआईएस के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एलआईएस का यूज करके आप काफी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। रियल लाइफ जब प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तब आपके एलआईएस यूज वर्ड जो है वो काफी ज्यादा यूज करेगा। और हम लोग काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब भी हम इन सब चीजों को काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें अभी हम बात कर रहे हैं छोटी मोटी, तो ये आपका बेस क्लियर करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये सारी चीजें। तो मेक श्योर कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना आपको वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारी एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप हमारी एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जिसके अंदर हमने 4 वीडियो पहले से कंप्लीट कर लिया है। तो उस वो सारी वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है। सीखने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। मैं वर्क बेंच के साथ भी काम कर रहा हूँ, शेल के साथ भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको मास्टर कर दूंगा मैं माई के अंदर, डेटाबेस के अंदर। प्रोजेक्ट्स को भी मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्ट और एलाइज कीवर्ड की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिंक्ट के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच के साथ काम करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सबसे पहले वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि किस तरह से आपको माई एसक्यूएल की वर्क बेंच को सेटअप करना है, तो आप उस तरह से सेटअप कर सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर वर्क बेंच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या आ रहा है, ये मैंने पासवर्ड ही गलत एंटर कर दिया है, 1 2 3 4 पासवर्ड से एंटर करके वर्क बेंच को स्टार्ट कर देता हूँ। आज की वीडियो के लिए मैंने एक नई एसक्यूएल क्वेरीज को यहाँ पर ओपन करा। आप देखिए क्वेरी नाम की वन है और आज की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर काम करेंगे। सबसे पहले इधर एक कमेंट डाल देता हूँ मैं लिखूंगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के लिए एक अलग एसक्यूएल की क्वेरी सिलेक्ट करेंगे और एलाइज के लिए सबसे पहले डिस्टिंक्ट। ये क्या करेगा, आपकी जो डुप्लीकेट एंट्रीज है, डुप्लीकेट एंट्रीज को फ़िल्टर करने का काम करेगा। अब किस तरह से काम करता है हम चेक करते हैं। सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पर शो डेटाबेसिस करूँगा तो सारे के सारे डेटाबेस हमारे पास आ जाएँगे। मैंने इस वीडियो के लिए हमने जो पिछले वीडियो के अंदर ऑफ़िस नाम के डेटाबेस था, उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ का डेटा था। और उसी के साथ में मैंने एक और डेटाबेस क्रिएट करा। मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर एक शॉप नाम का डेटाबेस पहले से क्रिएट करा। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वो डेटाबेस क्रिएट करा था, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को एंटर कर दिया था। अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना नहीं आता, डेटाबेस के टेबल्स को क्रिएट करना नहीं आता या फिर डेटाबेस के अंदर एंट्रीज को क्रिएट करना नहीं आता, तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया किस तरह से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के टेबल्स को क्रिएट करना है। आई बटन के अंदर वो वाली भी वीडियो मिल जाएगी और आप शुरू से अगर ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। तो आप देखिए मैं सबसे पहले ऑफिस वाले डेटाबेस के साथ काम करूँगा, तो मैं इधर लिखूँगा यूज़ ऑफिस। और ऑफिस वाले डेटाबेस के अंदर हमारे पास यूज़ ऑफिस करूँगा तो हम सिलेक्ट कर लिया हमने ऑफिस नाम का डेटाबेस जो हमारा प्रेज़ेंट है सर्वर के ऊपर। अब इस तरह से आप कर सकते हो शो टेबल्स। अगर यहाँ पे कर दूँगा तो जितनी भी टेबल्स हमारे पास प्रेज़ेंट है, जैसे देख सकते हैं हमारे पास 2 टेबल्स प्रेज़ेंट है, एम्प्लॉइज़ नाम की और एम्प्लॉइज़ डेटा नाम की। मैं अगर करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी अंडरस्कोर डेटा, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय डेटा नाम की जो जितनी भी एंट्रीज है वो सारी सारी एंट्रीज हमारे पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने काफी सारी एंट्रीज को यहाँ पे क्रिएट करा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ एंट्रीज को डिलीट भी करा था, तो वो सारी डिलीटेड एंट्रीज भी हमारे पास आ रही है। इसी के साथ में हमने कुछ नई एंट्रीज को भी क्रिएट करा है, तो कुछ नई एंट्रीज भी हमारे पास आ रही है। अब आप देखिए मैं इसके अंदर से इस तरह से कर सकता हूँ। मैं को सारी एंट्रीज चाहिए, पूरी की पूरी टेबल चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय डेटा टेबल के अंदर से सारी के सारे कॉलम, सारी की सारी एंट्रीज मेरे को लाकर मेरे पास रख देगा। इसी के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो मैं स्पेसिफिक नाम लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय डेटा टेबल के अंदर से स्पेसिफिक नाम मेरे को निकाल के दे देगा। तो ये सारे कुछ नाम हमारे पास अवेलेबल है, अमित, पटेल, अंजलि और ये सारे सारे जो नाम है
तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे नाम यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको कुछ बड़ा कर सकता हूँ। रैप रैप, ये आप देखिए, ये अब सारे के सारे नाम अब वैसे के वैसे हमारे पास आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब सारे के सारे नाम हमारे पास आ रहे हैं। विवेक पटेल हो गया, अंजलि होगी, अनीता होगी, राज कपूर, वर्मा, नितिन सिंह, और काफी सारे यहाँ पर नाम अवेलेबल। आप देखिए इसके अंदर जो हमने एंट्रीज क्रिएट करी थी वो एंट्रीज यहाँ पर डुप्लीकेट हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं विवेक पटेल, यहाँ पर भी विवेक पटेल आ रहा है, और मैं ऊपर भी जाऊंगा तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर विवेक पटेल था कहीं पर। जैसा आप देख सकते हैं ये राज कपूर, यहाँ पर भी राज कपूर आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे विवेक पटेल आ रहा है। लेकिन विवेक पटेल हमारे पास पहले भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो मैं आईडी के साथ में लिखूंगा, मैं करूंगा आईडी कॉमा नेम। तो क्या होगा, आईडी और नेम दोनों हमारे पास आएंगे तो मेरे को समझने में, आपको बताने में भी थोड़ा इजी रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अमित पटेल थर्ड, अमित पटेल है और उसकी आईडी कितनी है, थर्ड। मैं अगर नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखिए नीचे भी मेरे पास एक अमित पटेल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको सर्च करूं तो यहाँ पर अमित पटेल नहीं है, लेकिन विवेक पटेल आप देख सकते हैं। विवेक पटेल, विवेक पटेल की आईडी क्या है, 40। लेकिन दूसरा विवेक पटेल भी है जिसकी आईडी क्या है, 34। और काफी सारे विवेक पटेल है। ये वाले विवेक, एक और विवेक पटेल है जिसकी आईडी क्या है, 20। लेकिन इनकी सिटीज अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सेम पर्सन है, सेम पर्सन नहीं हो सकता। नाम भले सेम हो सकता है किसी का, लेकिन उनकी सिटीज तो डिफरेंट हो सकती है ना। और ये, लेकिन इसी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसी की जगह मैं इस तरह से कर सकता हूँ जैसे कि मेरे को वो सारे लोगों के नाम चाहिए, सिर्फ लोगों के नाम चाहिए मेरे को, ये नहीं जानना कि वो कितने लोग हैं, यानी सिर्फ नाम चाहिए मेरे को। तो मैं इसलिए इस तरह लिख सकता हूँ, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाने के बाद क्या होगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाने से हमारे जो डेटा यानी डुप्लीकेट नेम अगर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे डुप्लीकेट नेम रिमूव हो जाएंगे। इसी के साथ में इसका एक और वर्क केस बताता हूँ किस तरह से आप वर्क केस कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे को उन सारी कंपनी, मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं मेरे को वो चाहिए। तो मैं इस तरह से, मैं आप इस तरह से कर सकते हो, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी सिटी रिटर्न कर देगा। आप देखिए सारी की सारी मेरे को सिटी रिटर्न कर दी, लेकिन सिटी के नाम से हमारी टेबल काफी ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि हमारे जो ऑब्वियस सी बात है कि लोग काम कर रहे हैं, तो जो डेटा है हमारा वो सारा का सारा डेटा फिल्टर नहीं हो रहा। अगर कोई दो जने बैंगलोर में काम कर रहे हैं तो दोनों बैंगलोर रिटर्न हो रहा है। मेरे को फिल्टर करके लेना है डेटा, यानी मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन सी सिटी से हमारी कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं। तो इधर आप यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। अब इस तरह से आप कर सकते हो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी लिखोगे तो सिटी सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 6 सिटी रिटर्न हुई, यानी हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ 6 सिटी से लोग काम करते हैं। लोग कितने भी हो सकते हैं, यानी एक सिटी से हो सकता है कि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि जो सिटी है उस सिटी से कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज मैटर कर रही है। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो एम्प्लॉय डेटा के अंदर। इसी के साथ में आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि डिस्टिंक्ट सिटी लिखा। अब मेरे को ये भी पता करना है कि हमारी जो कंपनी है उस कंपनी में कितने लोग कौन कौन सी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट एजुकेशन, तो यहाँ पर भी अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं लिखूं तो सारी की सारी एजुकेशन आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ साइंस दो दो बार आ सकता है, हो सकता है काफी सारी बार, काफी सारी एंट्रीज यहाँ पे डुप्लीकेट होगी। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या कर सकता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपकी जो एंट्रीज डुप्लीकेट हो रही है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ डिस्टिंक्ट एजुकेशन, तो ये जितने भी हमारे एजुकेशन नाम के जो कॉलम है उस कॉलम में से जो फिल्टर कर देगा डेटा, यानी जो भी एंट्रीज डुप्लीकेट हो रही है उसको सिर्फ एक ही बार हमको रिटर्न करके देगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कौन कौन सी एजुकेशन से लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास काफी सारा डेटा आ रहा था, अब हमने फिल्टर कर दिया डेटा, तो इस तरह से आप भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। मैं आपको जैम बोर्ड पे भी थोड़ा समझाता हूँ, जैम बोर्ड पे क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे जैम बोर्ड हमारा, सबसे पहले इस बोर्ड को मैं क्लियर करूंगा, तो क्लियर फ्रेम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर यूज करूंगा, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी, ये हमारी टेबल होगी, और ये हमारा डेटा है। ये लेट से मैं सिटी कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी एबीसी नाम से कुछ भी लिख रहा हूँ, और ये ए बी और ये सी नाम से कुछ भी है। लेट से हमारा जो टेबल है उसके अंदर ए आ रहा है, फिर वापस ए आ रहा है, बी आ रहा है,
और यहाँ पर आ रहा है सी और यहाँ पर आ रहा है डी। डी आ रहा है। अब आप देखिए, मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ, मैं इधर क्या लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट, या फिर आप देखिए सिलेक्ट डेटा, लेट से सिलेक्ट एबीसी, यानी एबीसी हमारा कॉलम का नाम हो गया। फ्रॉम लिखकर मैं इस तरह से लिखता हूँ, लेट से मैं डेटाबेस का टेबल का नाम कुछ भी ले सकता हूँ। टेम्प नाम की टेबल क्रिएट करिए, और सिंपल मैंने टेम्प नाम की क्रिएट करी है टेबल। तो मैंने क्या लिखा, मेरे को सारे डेटा चाहिए एबीसी, एबीसी कॉलम टेम्प टेबल के अंदर से एबीसी कॉलम के सारे डेटा चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर सारे के सारे रिटर्न हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर ए भी रिटर्न हो जाएगा, ए बी सी डी, ये सारी की सारी चीजें रिटर्न हो, यानी पूरा का पूरा कॉलम रिटर्न करके मुझे दे देगा। लेकिन मेरे को पूरा पूरा कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ फिल्टर करा हुआ डेटा चाहिए, मेरे को सिर्फ एंट्रीज चाहिए, कौन कौन सी फील्ड वो। जैसे कि मैं बात करूँ तो, जैसे मैंने सिटी का एग्जांपल दिया था, तो कौन कौन सी सिटी से लोग काम कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ वो चाहिए। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, आप इसको मत यूज करो, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको कॉपी करके, मैं इसको कॉपी करके क्या कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट करूंगा और इधर लाऊंगा और इधर कर दूंगा इसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करूंगा। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, अब ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमें डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव कर देगा, और सिर्फ एबीसी नाम की जो हमारी कॉलम है, यानी एबीसी जो नाम का हमारा कॉलम है, ये हमारा एबीसी नाम का कॉलम है। अब ये पूरा पूरा कॉलम रिटर्न नहीं करेगा हमको, ए बी, और यहाँ पर रिटर्न करेगा सी, और ये रिटर्न कर देगा डी, सी रिटर्न कर देगा और डी रिटर्न करेगा। आप देखिए किस तरह से ये रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझिए। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं डिस्टिंक्ट से रिलेटेड। मैंने आपको समझा दिया है, जैसे कि जो भी डेटा फिल्टर करनी है आपको एंट्रीज, तो आप डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हो। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अगर शो डेटाबेस करूँ, तो मैंने आपको बताया था, मैंने एक और डेटाबेस एंटर किया है शॉप नाम से, तो मैं इस शॉप नाम के डेटाबेस को यूज करता हूँ। इस बार मैं डिस्टिंक्ट को समझाने के लिए शॉप नाम के डेटाबेस का यूज करता हूँ। तो ये शॉप नाम के डेटाबेस का यूज करूंगा, शो टेबल्स लिखूंगा। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी उस शॉप नाम के डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है हमारी, वो सारी की सारी हमें रिटर्न हो जाती है। तो हमारी सिर्फ एक टेबल है परचेसेस नाम से। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस, परचेसेस। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस से तो क्या होगा, सारी की सारी हमारी टेबल रिटर्न होगी। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या है, टेबल के अंदर हमारा परचेस आईडी, कौन कौन सा आईडी परचेस हो रही है, कस्टमर का नाम आ रहा है, और आइटम का नाम आ रहा है, कौन कौन सा आइटम है। तो अब देखिए आइटम का नाम हो रहा है, तो 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर में ऐसा हो सकता है कि किसी 2 कस्टमर ने सेम आइटम लिया है, लेकिन मेरे को हमारे डेटाबेस के अंदर से, हमारे टेबल के अंदर से सिर्फ आइटम नेम चाहिए, यानी कौन-कौन सा माल हमारी दुकान पे से बिका है, सिर्फ वही चाहिए मेरे को। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। आने वाले एग्जांपल्स के अंदर इसमें और काफ़ी सारे डेटा हम यूज़ करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। अभी आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का सिर्फ इतना समझिए कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपका यूज़ होता है किसी भी टेबल के अंदर से डेटा को फ़िल्टर करने के लिए, डेटा के अंदर से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करने के लिए, किसी भी कॉलम की बात कर सकते हो आप। तो ये आपके डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो गया। अब जैसे कि मेरे को आइटम नेम चाहिए, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, मैं इसको करूंगा कॉपी और इधर कर दूंगा पेस्ट। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर स्टार लिखा है, इसकी जगह लिख देता हूँ आइटम नेम। तो ये सिर्फ अब मेरे को आइटम नेम रिटर्न करके देगा, लेकिन आइटम नेम में भी आप देख सकते हैं, जो हमारा आइटम नेम है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो हमारे पास 3 ही प्रोडक्ट है, लेकिन एंट्रीज कितनी ज्यादा क्रिएट कर दी। तो मेरे लिए इन सारी एंट्रीज को फिल्टर करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जब हमको डेटा प्रोसेसिंग करनी है, डेटा को फिल्टर करना है, तब काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड आइटम नेम करूंगा, तो अब मेरे पास सिर्फ 3 ही आइटम आ रहे हैं, क्योंकि इसने डेट डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर दिया। तो मैं अब देख सकता हूँ कि मेरे दुकान में से, मेरी शॉप के अंदर से कौन कौन सा आइटम परचेस हुआ है। तो रात में जिसको देखना हो कि कौन कौन सा आइटम परचेस हुआ है, और बाद में आप ज्वाइन का यूज करके काफी अलग अलग तरह से आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो सकता है कि आप डिस्टिंक्ट का यूज करके, फिर एलआईएस का यूज करके कौन कौन सा आइटम कितनी बार परचेस हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती है डेटाबेस के अंदर, हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। तो आप देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, डेटा को फिल्टर करने का काम कर रहा है। मैं एक और बार यूज करके बताता हूँ, जैसे कि आइटम नेम है, यूनिट सोल्ड आ गई, यूनिट प्राइस आ गई, कस्टमर नेम आ गया, डुप्लीकेट कस्टमर भी अगर होंगे तो वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। अब देखिए
डुप्लीकेट कस्टमर तो अभी प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन हमने डुप्लीकेट एम्प्लॉयर्स डेटा के अंदर से डुप्लीकेट नेम को क्लियर करके बताया था, तो इस तरह से हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड काम करता है। तो आई होप आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यू आता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अच्छी तरीके से और आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो के नीचे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाले एलाइज़ कीवर्ड के बारे में। अब एलाइज़ भी डिस्टिंग्विश जैसे बेसिक है, बेस है आपका और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड मैं इसको कह सकता हूँ। और मैं सबसे पहले इसको वापस कमांड लाइन पे भी आपको बता दूँगा सबसे एंड में, जब हम वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक नई क्वेरी को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैंने जो ये टेबल क्रिएट करी है, मैं टेबल तो आपको दे नहीं सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ़ क्वेरीज़ आप वीडियोज़ देख सकते हो। मैं ये सारा का सारा जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैसे यूज़ करा है, ये सारी की सारी पूरी एसक्यूएल की जो फ़ाइल है, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। उसमें आप टेलीग्राम चैनल पे हमको जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलाइज़ कीवर्ड का। अब एलाइज़ भी डिस्टिंक्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। अब एलाइज़ कीवर्ड किस तरह से इम्पोर्टेंट है? एलाइज़ का यूज़ करके आप स्पेसिफिक नेम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। एलाइज़ के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर एलाइज़ क्या होता है? एलाइज़ का यूज़ करके आप आपका जो डेटा है उसको मोर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब किस तरह से यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा, तो लेट्स सी मैं देखता हूँ कौन-सा डेटाबेस मेरे को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, शो डेटाबेसेस, तो सारे के सारे डेटाबेसेस और लेट्स से सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑफिस नाम के डेटाबेस की। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यूज़ ऑफिस। तो ये मेरे को ऑफिस नाम का डेटाबेस यूज़ करने की परमिशन अलाउ कर देगा और शो टेबल्स करूँगा और मेरे को यहाँ पर एम्प्लॉइज़ डेटा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इस बार भी एम्प्लॉइज़ डेटा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी सारे और डेटाबेसेस को क्रिएट करूँगा, ताकि हमारी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा और एफिशिएंट तरीके से काम करे। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ डेटा करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है। आप कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी अलग-अलग तरह से आप एलाइज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एलाइज़ का टाइप है कॉलम एलाइज़। अब एलाइज़ क्या करता है? एलाइज़ आपका एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या है, कॉलम का नाम आ रहा है नेम, तो मैं नेम को किस तरह से लिख सकता हूँ? सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी अंडरस्कोर डेटा। मैंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी अंडरस्कोर देखा, आप देखिए नेम लिखा हुआ आ रहा है। लेट्स से मैं इस जो हमारा नेम लिखा हुआ आ रहा है, इस नेम को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेम नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। मैं जब इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, अभी हमारा डेटाबेस है तो मैं पूरा डेटाबेस को अल्टर तो कर नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा कुछ प्लान करना चाहता हूँ कि जब भी लोग इसको देखें तो मैं नेम की जगह यहाँ पे फुल नेम आना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं कॉलम एलाइज़ का यूज़ करके। अब कॉलम एलाइज़ कैसे काम करता है? नेम कर दो, सिलेक्ट करो नेम को और उसको यूज़र को किस तरह से शो करना है, तो एज़ अ फुल नेम, सिलेक्ट नेम एज़ फुल नेम। तो अब ये फुल नेम के जैसा शो होगा, सिलेक्ट नेम एज़ फुल नेम। आप देखिए नेम की जगह यहाँ क्या आ रहा है? नेम की जगह यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मैं फुल नेम को अगर सेपरेट लिखना है तो आप देखिए फुल नेम अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप कुछ भी देख सकते हो, फुल नेम की जगह लिख सकते हो यूज़र नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम लिख दूँगा तब यूज़र नेम लिखा हुआ आ जाए। नेम अच्छा नहीं लग रहा आपको, कुछ भी टाइप दे सकते हो। अब देखिए कौन-कौन से यूज़र है, सारे के सारे यूज़र आ जाएँगे। आप इसमें डिस्टिंक्ट का भी यूज़ कर सकते हो मेरे ख्याल से। मैं अगर डिस्टिंक्ट लिख दूँगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, यानी अब फ़िल्टर होके आ रहा है डेटा। डिस्टिंक्ट नेम यूज़ करो और यूज़र नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। यानी डेटा को आपको किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, उसके लिए आप एज़ का यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हमारा कॉलम अलाइन्स। कॉलम अलाइन्स में क्या हो सकता है? कॉलम अलाइन्स का यूज़ करके आप डेटा का जो नाम है, कॉलम का नाम है, उसको चेंज कर सकते हो। ऐज को कर सकते हो, सिटी को चेंज कर सकते हो, एजुकेशन को चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये आपका मैटर खत्म होता है एलाइज़ के बारे में। तो आप समझ गए होंगे एलाइज़ को किस तरह से यूज़ करना है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम एज़ यूज़र नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी डेटा। मैंने नेम को यूज़र नेम में कन्वर्ट कर दिया, आप किसी दूसरी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ डिस्टिंक्ट नेम ही पास कर सकते हो, आप डिस्टिंक्ट नेम के साथ में कुछ और भी पास करते हो। लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ, नेम को यूज़र नेम से सिलेक्ट करना चाहता हूँ और डिस्टिंक्ट नेम कर देता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट नेम एज़ यूज़र नेम और सिटी एज़ अ, करंट
अ, लिव करंट लिव कर सकता हूँ, कौन सी सिटी में वो करंटली लिव कर रहा है। तो आप देखिए मेरे जो यूज़र नेम था यानी हमारा जो कॉलम था, नेम नाम से उसका नाम हो चुका है यूज़र नेम और जो सिटी नाम था उसका नाम हो चुका है करंट लाइव यानी यूज़र जो कंपनी में काम कर रहा है हमारा एम्प्लॉयी वो करंटली कौन सी सिटी में रहता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं दूसरे डेटाबेस के साथ काम करता हूँ। लेट्स से मैं इस बार शॉप को यूज़ करता हूँ। तो शॉप को भी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं थोड़े डाल देता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा शॉप डेटाबेस को। तो शॉप डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं, तो मैं करूँगा शो टेबल्स, तो ये हमको सारी की सारी टेबल्स यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं परचेज़ेज़ नाम की टेबल है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर मैं परचेज़ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेज़ेज़, तो ये परचेज़ेज़ टेबल के अंदर से सारा सिलेक्ट करके दे देगा। अब कस्टमर नेम लिखा हुआ आ रहा है, आइटम नेम लिखा हुआ आ रहा है, यूनिट सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, काफ़ी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं एक इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा टेबल एलाइस प्रॉपर्टी का। अब टेबल एलाइस प्रॉपर्टी किस तरह से काम कर सकती है? मैं टेबल को एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैं परचेज़ेज़ को जब भी यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं पी यूज़ करूँगा। अभी आप समझिए मैं सिर्फ़ आपको ग्लैंस दे रहा हूँ, मैं इसके साथ बाद में और अच्छी तरीके से काम करूँगा तब आपको बिल्कुल और अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं सिलेक्ट सिलेक्ट अभी कुछ भी लिख रहा क्या सिलेक्ट करना है, मैं लिखूँगा सिलेक्ट फ्रॉम परचेज़ेज़ परचेज़ेज़ एज़ पी यानी अब हम परचेज़ेज़ जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो पी यूज़ करेंगे। आप देखिए, अब मेरे को परचेज़ेज़ टेबल के अंदर से कस्टमर का नाम चाहिए तो मैं इधर लिख सकता हूँ पी डॉट कस्टमर नेम, पी डॉट कस्टमर नेम लिखूँगा तो परचेज़ेज़ टेबल के कस्टमर नेम हमारे पास आ जाएँगे। और आप और भी काफ़ी जॉइन ये जो एलाइस प्रॉपर्टी है ये आपके जॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। हमारे पास काफ़ी सारे जॉइन होते हैं, इनर जॉइन होता है, आउटर जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, एडजेसेंट जॉइंट होता है, काफ़ी सारे जॉइन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमको डेटाबेस के साथ काम करना पड़ता है, टेबल्स के साथ काम करना, मल्टीपल टेबल्स को जब हैंडल करना पड़ता है, तो आप बार-बार परचेज़ेज़ डॉट कस्टमर नेम नहीं लिख सकते। एलाइस क्या करता है? एलाइस सिंपली आपको ऐसी पावर देता है जिससे आप जो टेबल का नाम है उसको किसी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, उसको एलाइस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। इसी चीज़ को हम कहेंगे एलाइस और एलाइस किस तरह से क्रिएट होता है? एलाइस क्रिएट करने के लिए जिसके ऊपर भी आपको एलाइस क्रिएट करना है, उसके बाद में एज़ लिखना और किस तरह से आप उसको शो करना चाहते हो वो आपको लिखना है। तो हमने 2 एलाइस के बारे में देखा, सबसे पहला एलाइस क्या था? हमारा कॉलम एलाइस जिसके अंदर हम कॉलम का एलाइस क्रिएट कर रहे थे, इन कॉलम को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो हम देख रहे थे। सेकंड हमने देखा टेबल एलाइस जिसके अंदर जिसका एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, पी डॉट कस्टमर नेम लिखूँगा, इसी के साथ में परचेज़ के अंदर से हमारे पास कौन सी है? पी डॉट कस्टमर नेम, पी डॉट आइटम नेम तो इस तरह से आप लिख सकते हो पी डॉट आइटम्स लिख सकता हूँ और पी डॉट आइटम नेम लिख सकता हूँ, तो पी डॉट आइटम नेम आ जाएगा, इसके साथ पी डॉट यूनिट सोल्ड लिख सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ होता है कि जब वर्क बेंच के साथ काम कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिटर्न करके दे देता है, यानी उस डेटाबेस से रिलेटेड यानी उस टेबल से रिलेटेड कौन-कौन से कॉलम्स आपका प्रेज़ेंट है, तो ये डायरेक्टली आपको रिटर्न करके दे देता है। तो पी डॉट का यूज़ करने का आपका ये भी एक फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखता मैं डायरेक्टली अगर इस तरह से लिखता लेट्स सी मैं डायरेक्ट लिखता परचेज़ेज़ तो मैं लेट्स से कस्टमर मैं इधर लिखता कस्टमर नेम तो ये कस्टमर नेम भी हमको रिटर्न करके दे दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोसेस हो जाता है आपकी एफिशिएंट कर देगा आपकी प्रोसेस को यानी आपकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा एक न्यू वे प्रोवाइड कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला टेबल अलायंस। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। हम लोग इस वीडियो में टोटल 4 अलायंस की बात करेंगे। नेक्स्ट 5वां होता है, लेकिन 5वां अलायंस अभी हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक जॉइंट्स के बारे में नहीं देखा। काफ़ी ज़्यादा एलाइज़ को यूज़ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो 4th वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला होता है अरिथमेटिक अलायंस। अब अरिथमेटिक अलायंस कैसे काम करता है? लेट्स से मैं कस्टमर परचेज़ को यूज़ कर रहा हूँ। अब कस्टमर परचेज़ है, मेरे को इस टाइप की एक टेबल प्रिंट करानी है जिसके अंदर मेरे को जैसे बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। आप कोई भी दुकानदार है या फिर किसी हो सकता है कि काफ़ी सारे इसके अंदर से वीडियो देख रहे हो, उनकी शॉप्स हो सकती है। अब जब भी आपको पता होगा आपके शॉप्स है तो आपको लास्ट के अंदर या फिर मंथ के एंड में स्टॉक रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ती है। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? कस्टमर कस्टमर नेम आएगा, कस्टमर ने क्या आइटम को क्रिएट करा, यूनिट को सोल्ड करी। आप काफ़ी ज़्यादा मैं एक प्रोजेक्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। कस्टमर का नाम, उसने क्या चीज़ परचेज़ करी, कस्टमर का नाम आएगा सबसे पहले, कस्टमर का आइटम आएगा, कस्टमर ने कितनी यूनिट सोल्ड करी और यूनिट प्राइस। लेकिन लास्ट के अंदर एक कॉलम मैंने ऐड नहीं करा। मैं चाहता तो वो कॉलम ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं ऐड करा? बिलिंग सिस्टम के क्रिएट करने के लिए आप इस अलायंस का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब आप देखिए यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस है। अब मेरे को एक और कॉलम क्रिएट करना है। मेरे को ग्रैंड टोटल एंड करना है, यानी जॉन डोई
आइटम परचेज़ करा प्रोडक्ट ए, 5 आइटम परचेज़ करा, 1 यूनिट की प्राइस 20 है, लेकिन टोटल कितना हुआ? ₹100 टोटल हुआ, ₹100 डॉलर जो भी करेंसी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, जैसे कि 100 उसका टोटल हुआ। तो मेरे को एक ऐसी टेबल क्रिएट करनी है, जिसके अंदर में जो भी यूज़र ने खरीदा उसका ग्रैंड टोटल आ जाए। तो मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ एलाइज़ का। अब एलाइज़ कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं यूज़ कर सकता हूँ एज़ पी, यानी मैंने टेबल का एक एलाइस क्रिएट कर दिया और टेबल का एलाइस किस तरह से क्रिएट करा? मैंने पी नाम से एक टेबल का एलाइस क्रिएट करा। अब मैं इधर लिखूँगा पी डॉट कस्टमर नेम, मैं सारी की सारी चीज़ें लिख दूँगा, पी डॉट कस्टमर नेम लिख दूँगा। मैं इस तरह से लिख दूँगा पी डॉट कस्टमर नेम आ जाएगा। मैं इधर लिख दूँ पी डॉट कस्टमर नेम, पी डॉट आइटम नेम, पी डॉट प्राइस और पी डॉट यूनिट सोल्ड भी आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा पी डॉट यूनिट सोल्ड और इधर कर दूँगा कॉमा। मैं एक लास्ट पे टेबल क्रिएट करना था, लास्ट कॉमन क्रिएट करना है तो मैं लिखूँगा, मैं इधर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करूँगा। आपके काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान देना आप अच्छी तरीके से। मैं एक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ अभी, इस वीडियो के अंदर। अब आप देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अब ग्रैंड टोटल निकालना है तो सिंपल सी बात है, यूनिट जितने भी यूनिट उसने खरीदे और यूनिट की प्राइस कितनी है, तो मैंने यूनिट प्राइस 2 बार लिख दिया एक्चुअली में, तो मैं करूँगा यूनिट सोल्ड कर देता हूँ, इसको कर दूँगा यूनिट सोल्ड। तो यूनिट प्राइस मैंने 2 बार लिख दिया था। जितने भी यूनिट उसने सोल्ड करे और 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करूँगा। तो लिखूँगा पी डॉट यूनिट सोल्ड मल्टीप्लिकेशन पी डॉट यूनिट प्राइस और यूनिट सोल्ड, ठीक है। और इसको किस तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहता हूँ, इसको यूनिट यू रिप्रेज़ेंट करना चाहता हूँ टोटल ग्रैंड टोटल नाम से एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। अब आप देखिए मैं जैसे इसको रन करूँगा, तो मेरे पास टेबल के अंदर कुछ सी भी ग्रैंड टोटल नाम का कोई भी ब्लॉक नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अलाइन्स का यूज़ करके मैंने ब्लॉक क्रिएट करा, आप ध्यान देना। कस्टमर नेम आया, प्रोडक्ट आइटम नेम आया, यूनिट सोल्ड आया, यूनिट प्राइस आया और कितना ग्रैंड टोटल हो रहा है 100 ग्रैंड टोटल। सबके लिए क्रिएट हो गया, एक के लिए नहीं, सबके लिए क्रिएट हो गया। 12 आइटम खरीदी, एक आइटम का प्राइस है 10 तो टोटल हुआ 120। अब करेंसी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप डॉलर चाहे तो डॉलर लिख सकते हैं, बात के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब चीज़ आपको प्रोजेक्ट आइडिया दे रहा हूँ। पाइथन का यूज़ करके मैंने लास्ट वीडियो पाइथन के अंदर कवर करी थी। आप ऐसे डेटाबेस की क्वेरीज़ को यूज़ करके पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और इस वीडियो के नीचे अच्छा खासा लाइक प्रोवाइड हो जाता है मेरे को, तो मैं खुद आपको एक ऐसा बिलिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊँगा जिसके अंदर हम जीयूआई को क्रिएट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल हिचकिचाना मत, नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल अच्छी प्लेलिस्ट लाने की, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपके जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट आपको शोकेस कर सकते हो इन सब चीज़ों को, आप मास्टर हो सकते हो, आपके कॉलेज में मास्टर हो सकते हो यार, आप बोलोगे यार मेरे को डेटाबेस बहुत अच्छा आता है, तो आप ऐसी सब चीज़ें बता सकते हो, ऐसा एलाइस का यूज़ कर सकते हो, आपके कॉलेज में भी आपकी वाह-वाही हो जाएगी, आप तो इस तरह से आप यूज़ करना, ग्रैंड टोटल आपका हमारे पास आ चुका है। तो ये हमने थर्ड वाले की बात करी जो था हमारा एरिथमेटिक एलाइज़। एरिथमेटिक एलाइज़ भी किस तरह से काम करता है आप समझ गए होंगे। इसी के साथ में लेट्स सी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सिलेक्ट स्टार सब चीज़ यहाँ पर हमारी आ चुकी है। लेट्स सी मैं लास्ट वाला जो एक और हमारा एलाइज़ होता है, लास्ट वाला हमारा एलाइज़ होता है। लास्ट वाला एलाइज़ का नाम है हमारा एग्रीगेट फंक्शन एलाइज़। अब इसका एग्रीगेट फंक्शन एलाइज़ के लिए मैं इधर एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन अलाइज़ आप नाम ध्यान रखना जब भी आपको नाम समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाल के नाम लिख दिया। अब एग्रीगेट फंक्शन अलाइज़ कैसे काम करता है? एग्रीगेट अलाइज़ के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। लेट्स से मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने जो अभी क्रिएट करा है इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर एग्रीगेट अलाइज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं सब चीज़ें रिमूव कर दूँगा। अब आप देखिए पी यूनिट प्राइस और ये सब आ रहा है, एज़ ग्रैंड टोटल आ रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शन क्या होगा हमारा? फंक्शन होगा सम नाम का फंक्शन। अब ये सम नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, सम नाम का फंक्शन हमारा जो भी आ रहा होगा उसको सम करके दे देगा, जो भी आउटपुट में आ रहा होगा उसको सम करके दे देगा और यहाँ पर इसका नाम कर दूँगा टोटल सेल कर देता हूँ, इसको रन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या करा था, हमने अलाइस का यूज़ करके ग्रैंड टोटल नाम की एक नई कॉलम को क्रिएट करा था। अब जैसा कि बात है कि आपने टोटल दिन का कितना माल बेचा, कितना प्रॉफिट करा, वो बाद में आपको निकालना पड़ेगा। तो जितना भी आपने आइटम बेचा यानी ग्रैंड टोटल का कितना टोटल आ रहा है, उसका सम करना है हमको। तो आपको डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, तो आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक फंक्शन बता रहा हूँ। एक फंक्शन क्या है, सम नाम का फंक्शन। सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, सम नाम का फंक्शन उस कॉलम के अंदर से सारे के सारे जो भी एंट्रीज़ है, सारी नंबर्स वाली एंट्रीज़ है, वो सारी की सारी नंबर्स वाली एंट्रीज़ को प्लस करके दे देगा और एक नया कॉलम हमको क्रिएट करेगा टोटल सेल नाम से। तो आप देखिए, मैं जैसे इस क्वेरी को रन करता हूँ तो टोटल सेल यानी आज की तारीख में हमारी जितनी भी सेल हुई है, वो सारी की सारी सेल्स हमको यहाँ पर शो हो चुकी है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से।
आई होप आपको एग्रीगेट फंक्शन भी समझ आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ों को एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं, और रिकैप किस पे करेंगे? रिकैप करेंगे हमारा कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे भी काम करना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, और ये हमारा कमांड लाइन में मैंने ओपन कर लिया है। लेट्स से मैं करूँगा सिस्टम क्लियर स्क्रीन से क्लियर स्क्रीन करूँगा, शो डेटा बेसिस करूँगा, तो डेटा बेसिस आ जाएँगे हमारे पास। सबसे पहले लेट्स से मैं डायरेक्टली ऑफिस डिस्टिंक्ट के लिए मैं ऑफिस डेटाबेस का यूज़ करूँगा, और अलाइस के लिए मैं शॉप डेटाबेस यूज़ करूँगा। मैं अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ। यूज़ करूँगा ऑफिस डेटाबेस को, ऑफिस डेटाबेस के अंदर से करूँगा मैं इस तरह से लिखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी अंडरस्कोर डेटा। तो ये क्या कर रहा है, सारा एम्प्लॉयी डेटा हमको रिटर्न कर देगा। अब देखो अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा, अमित पटेल यहाँ पे भी आ रहा है, और विवेक पटेल आ रहा है। एक एक विवेक पटेल ये आ गया है, और दूसरा विवेक पटेल यहाँ पर आ गया, तीसरा विवेक पटेल यहाँ पर आ गया। अब मेरे को सिर्फ नाम चाहिए, यानी फ़िल्टर होके नाम चाहिए, यानी जो भी नेम के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो रही है उसको रिमूव करना आता है, तो आप लिख सकते हो डिस्टिंक्ट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी अंडरस्कोर डेटा। तो इसके अंदर से हमारा जो डुप्लीकेट नेम है वो सारे के सारे डुप्लीकेट नेम रिमूव हो जाए। अब आप देखिए कितनी एक लंबी हमारे पास कॉलम आ रहा था, अब ये कॉलम कितना शॉर्ट हो चुका है, यानी क्योंकि हमने जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ थी उसको रिमूव कर दी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारी जो एम्प्लॉइज़ है वो एम्प्लॉइज़ कौन-कौन सी सिटी के अंदर काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे, यानी 2 या 5 एम्प्लॉइज़ सेम सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेरे को सेम सिटी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ सिटीज़ के नेम चाहिए, कौन से एम्प्लॉइज़ किस सिटी में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सेम यूज़ कर सकते हो, और नेम की जगह अगर मैं लिख दूँगा, नेम की जगह लिख दूँगा सिटी, तो सारी की सारी सिटी रिटर्न हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं बैंगलोर से काम कर रहे हैं, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये कुछ सिटीज़ है, उसके अंदर ही हमारा सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सिटी का यूज़ करोगे, अगर आप एजुकेशन देखना चाहते हो, तो एजुकेशन में भी बैचलर ऑफ साइंस 2 बार आ रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, बैचलर, मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पर भी आ रहा है, और मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पर भी आ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस भी हो सकता है 2 बार आ रहा हो, काफ़ी सारे एजुकेशन भी डुप्लीकेट हो रहे हो, लेकिन मेरे को सिर्फ उसकी लिस्ट चाहिए, यानी मेरे एक लेट्स से मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, उस सर्वे के अंदर हमारी कंपनी के अंदर कौन-कौन सी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लोग काम करते हैं, सिर्फ मेरे को उसका डेटा चाहिए, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखूँगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एजुकेशन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एजुकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयी डेटा, तो अब हमारे सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन जो भी एंट्रीज़ डुप्लीकेट हो रही थी वो एंट्रीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलएस कीवर्ड का, तो एलएस कीवर्ड के लिए मैं शॉप डेटाबेस का यूज़ करूँगा, और शॉप डेटाबेस के अंदर से मेरे पास एक होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस, पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस, तो ये परचेस आईडी आ गई, कस्टमर नेम आ गया, आइटम नेम आ गया, यूनिट सोल्ड और ये सब आ गया है। सबसे पहला होता है हमारा कॉलम एलाइस। कॉलम एलाइस क्या करता है? कॉलम साइड एलाइस आपका जो डेटा होता है उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कस्टमर नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कस्टमर नेम की जगह लिख सकते हो कोई कस्टमर नेम की जगह लिख सकते हो। जैसे कि मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट कस्टमर, मैं लिख सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कस्टमर नेम को, सिलेक्ट और इधर पेस्ट करो, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम परचेसेस, मैं लिख रहा हूँ परचेसेस, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम परचेसेस। लेकिन मैं कस्टमर नेम को कस्टमर नेम की तरह प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं कस्टमर नेम को लेट्स से मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ क्लाइंट्स क्लाइंट्स की फॉर्म में। कौन कौन से क्लाइंट्स हमारे पास, अ, ताकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बढ़िया लगे। तो आप देखिए जो कस्टमर नेम नाम की हमारी टेबल थी, कस्टमर नेम नाम से हमारा जो कॉलम था वो अब हो चुका है क्लाइंट्स नाम से कॉलम। तो आपको जैसे कि डेटाबेस का जो भी डेटा है उसको प्रिंट कराना है, और आपको इस तरह से प्रिंट कराना है ताकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, सामने वाले को अच्छा लगे। तो इस तरह से आप अलायंस क्रिएट कर सकते हो, यानी उसका डिफरेंट नेम क्रिएट कर सकते हो। और आप एक ही टेबल के नहीं, आप मल्टीपल काम कर सकते हो, आइटम नेम के साथ में प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट जैसे कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं कस्टमर तो करना चाहता हूँ, इसी के साथ में मैं करना चाहता हूँ कस्टमर के साथ में कस्टमर को प्रिंट कर दो क्लाइंट्स की तरह, और आइटम आइटम जो नेम है उसको कर दो प्रोडक्ट्स, तो उसको कर दो प्रोडक्ट्स। तो अब क्या करेगा, आइटम जो हमारा कस्टमर का नेम था, यानी कस्टमर नेम नाम से जो कॉलम था वो हो चुका है क्लाइंट्स नाम से, और आइटम नेम नाम से कॉलम हो चुका है प्रोडक्ट्स नाम से। तो इस तरह से आप टेबल कॉलम अलायंस का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास होता है टेबल अलायंस, जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम परचेसेस कर दूंगा, तो परचेसेस आ जाएगा। अब मैं परचेसेस को पी नाम से यूज करना चाहता हूँ, तो जब भी मेरे को परचेसेस नाम की टेबल के अंदर से किसी कॉलम का यूज करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ पी डॉट कस्टमर नेम। तो परचेसेस कॉलम के कस्टमर नेम यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसको वापस
दो दो अलाइज को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको कर दूँगा क्लाइंट्स, तो अब ये क्लाइंट नाम तो होगा नहीं। कस्टमर मैं टेबल को पी की तरफ अलाइज की तरह यूज़ कर रहा हूँ और पी जो कस्टमर नेम है यानी परचेज़ नाम की टेबल के अंदर से कस्टमर नेम को यूज़ कर रहा हूँ और उसको क्लाइंट्स की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, कि क्या यूज़ है, कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम जॉइन्स के साथ काम करेंगे तब काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमारे काम आएगी, तो बिल्कुल स्किप मत करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ में तीसरा हमारे पास होता है अरिथमेटिक अलायंस। अरिथमेटिक अलायंस क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की हमको पावर देता है। जैसे कि मेरे को कस्टमर नेम भी चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को कस्टमर नेम चाहिए, तो मैं लिख दूँगा कस्टमर नेम, इसी के साथ में क्या चाहिए मेरे को? आइटम नेम चाहिए, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस, मैं तीनों चीज़ चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कस पी डॉट कस्टमर नेम लिखूँगा, पी डॉट कस्टमर नेम, कॉमा पी डॉट आइटम नेम, कॉमा पी डॉट यूनिट सोल्ड, कॉमा पी डॉट प्राइस, यूनिट प्राइस, पी डॉट यूनिट प्राइस। इसी के साथ में मैं एक और टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो कस्टमर ने कुछ सामान खरीदा है, उस सामान का ग्रैंड टोटल उस कस्टमर के लिए आ जाए। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराऊँगा, मैं लिखूँगा पी डॉट यूनिट सोल्ड और यहाँ पर किसी भी आइटम, जैसे किसी ने 5 आइटम खरीदा, एक आइटम की प्राइस 20 है तो 100 आना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लिकेशन 20 करेंगे, तो यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, तो पी डॉट यूनिट सोल्ड डॉट पी डॉट यूनिट प्राइस मैं लिखूँगा और इसको किस तरह प्रिंट करना चाहता हूँ, कॉलम का नाम ग्रैंड टोटल, टोटल ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैंने ग्रैंड टोटल तो आपको बता ही दिया, आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब आप देखिए ये क्या आ रही है, एरर है, पी डॉट यूनिट सोल्ड की कुछ हमारी एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है? कॉलम अननोन कॉलम पी डॉट यूनिट सोल्ड, तो यूनिट्स सोल्ड है मेरे ख्याल से, क्या है? यूनिट्स सोल्ड है, यानी एस भी आएगा यहाँ पर, तो इधर लिख देता हूँ यूनिट्स, इधर भी लिख देता हूँ यूनिट्स, इधर भी लिख देता हूँ यूनिट्स सोल्ड और इधर भी लिख देता हूँ यूनिट्स सोल्ड। अब ये काम करेगा, आप देखिए कस्टमर का नाम आ गया, आइटम नेम आ गया, यूनिट सोल्ड कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, 20 यूनिट प्राइस है, तो टोटल यहाँ पर सबका टोटल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर सब जितनी भी चीजें हैं सबका टोटल भी चाहिए और ग्रैंड टोटल चाहिए, यानी जितना भी आज पूरे दिन में जो काम हुआ है, जितने जो भी हमने पैसा कमाया उसका ग्रैंड टोटल, यानी कितने हमने पैसा कमाया, स्टॉक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिमूव करूँ, नहीं करूँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं रिमूव कर ही देता हूँ एक्चुअली में। मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और मेरे को सिर्फ़ है ना कितनी सेल्स हुई है, सिर्फ़ सेल्स चाहिए, तो मैं इधर यूज़ करता हूँ एग्रीगेट फंक्शंस का, इसको आप कह सकते हो एग्रीगेट फंक्शन अलायंस। तो यूनिट सोल्ड यानी पूरा ये कॉलम, जो भी कॉलम हमने आउटपुट में लिया इसका यूज़ करके और सम यूज़ फंक्शन करानी है, इस पूरे कॉलम का हमने सम कर दिया और उसके बाद सम को किस तरह से प्रिंट कराना, सम को प्रिंट कराना है टोटल, सम को प्रिंट कराना है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स उसको लेट्स से मैं इसको कहता हूँ लेबल, टोटल सेम नाम का इसको लेबल प्रोवाइड करना है, तो टोटल सेल्स कितनी है? 1740 रुपीज़ की हमारी टोटल सेल है। करेंसी आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से हमारा डिस्टिंक्ट और अलाइन काम करता है और आई होप आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सब कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्टिंक्ट्स और अलायंस से रिलेटेड जो भी एरर्स है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और आपने अभी तक हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है तो क्या करो, अभी तक जल्दी जाके एसक्यूएल प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक काम करेंगे। मास्टर कर दूंगा आपको एसक्यूएल के अंदर, ये सारी वीडियोस के अंदर हम बात करती, ये वाली वीडियोस आपको रिसेंट डेज के अंदर मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पे दूसरी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। पाइथन के अंदर भी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा था। आप ये वाली पाइथन की प्रोजेक्ट चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर हमने, आप देख सकते हैं बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने डेटाबेस का यूज़ करा था, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में जार्विस एआई मॉडल, वॉइस असिस्टेंट एंड ऑटोमेशन, या भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। इसके अंदर भी हम इसको इम्प्रूव करेंगे, इसके अंदर ओपन एआई का सपोर्ट लाएँगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ रही होगी और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।